अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज के 11th वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 से, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q and Q minus Q and separated by a distance R, the force of repulsion between them will be maximum when। कहते हैं हमारे पास एक चार्ज Q है जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है Q, दूसरा पार्ट जो है वो Q माइनस Q है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R के बराबर है। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों चार्जेस के बीच कब मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखिए कि यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो दोनों चार्ज जो है ये हमारे पास Q एंड Q माइनस Q जो है ये सेम काइंड के हैं, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों हमारे पास नेगेटिव है। एक बात ये होगी, और दूसरी बात ये कि हम एक ही चार्ज को जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, Q एंड Q माइनस Q। तो दोनों की जो साइन है वो हमारे पास सेम होगी, या पॉजिटिव होगी या हमारे पास दोनों नेगेटिव होगी। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल चार्ज है वो हमारे पास है Q, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, दूसरी पार्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है Q माइनस Q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस पार्ट्स इज R, दिस इज R। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कब मैक्सिमम होगी। So the force of repulsion between the two charges Q and Q minus Q separated by a distance R can be calculated by using the Coulomb's law, which is F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज Q1 है ये बराबर है हमारे पास चार्ज Q के, एंड Q2 ये हमारे पास है चार्ज Q minus Q के। तो this Coulomb's law will become as F is equal to K and this is Q and to Q minus Q divided by R square। हम चार्ज Q की वैल्यू को फाइंड करते हैं जिसके लिए इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जो कंडीशन टू फाइंड द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम फोर्स that between these two charges, we need to find the value of this charge Q that maximize the function F, क्योंकि जो फोर्स है वो वेरी हो रही है with the magnitude of the charges। So we take the derivative of this force with respect to charge Q, that is dF divided by dQ, that is equal to uh, d divided by dq and into k q and capital Q minus Q divided by R square। k divided by R square जो है ये डेरिवेटिव से बाहर आएगा क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही। सो that will become as d divided by dq and capital Q minus Q एंड Q स्क्वायर। इस Q स्मॉल q को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है एंड सेटिंग दिस इक्वल टू 0। सो K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये तो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो चीजों की प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। इसको हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो K divided by R square is not equal to 0. So the second term, that is Q minus Q square, that will be equal to 0। और जब हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं so that will become as Q minus 2Q as equal to 0। तो minus 2Q को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं so that will become as Q as equal to capital Q divided by Q। तो जो चार्ज है इनिशियल जो चार्ज है उसको जब हम फाइंड कर स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी that will be Q as equal to
क्यू हमारे पास इनिशियल चार्ज है, एक पार्ट हमारे पास है क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास चार्ज क्यू की वैल्यू आ रही है क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो चार्ज क्यू की क्यू डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू के लिए जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी। सो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, दैट इज Q is equal to Q divided by 2। यानी चार्ज Q की Q divided by 2 की वैल्यू के लिए इन दोनों जो चार्जेस है Q, यानी दो पार्ट्स जो है Q एंड Q माइनस Q, इन दोनों के बीच जो फोर्स है दैट विल बी मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि थ्री ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर टू एट अ टाइम। One, when object A and B are brought together, they attract. When objects B and C are brought together, they repel. From this, we conclude that. कहते हैं हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट से, सो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास से ऑब्जेक्ट ए एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट सी। इन तीनों में से दो को एक ही वक्त में हम एक दूसरे के क्लोज लाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ए एंड बी को जब हम क्लोज लाते हैं तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव। तो ए एंड बी के बीच फोर्स अट्रैक्टिव तब होगी जब ए एंड बी की जो साइन है वो अपोजिट हो। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया कि ए एंड बी के जो साइन है वो अपोजिट है, यानी अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है। इसी तरह अगर ए नेगेटिव तो बी हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये है कि चार्ज ए या बी चार्ज पार्टिकल है जबकि ए एंड बी दोनों में से एक न्यूट्रल है। क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्जेस के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, वो दो सूरतों में होती है। एक सूरत यह है कि दोनों के बीच अगर चार्ज अपोजिट साइन की हो तो अट्रैक्शन होगी। दूसरा ये कि एक बॉडी जो है वो हमारे पास अगर न्यूट्रल हो और दूसरा हमारे पास चार्ज हो तो तब भी इन दोनों के बीच जो है हमारे पास अट्रैक्शन होगी। तो यहां से हमारे पास दो केसेस हो गई। एक ये कि ए एंड बी की जो है अपोजिट चार्जेस हैं, और दूसरा ये कि ए एंड बी ये हमारे पास इन दोनों में से एक जो है ये हमारे पास न्यूट्रल है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर ब्रॉट टुगेदर दे रिपेल। जब बी एंड सी को क्लोज लाते हैं तो इन दोनों के बीच रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन के लिए सिर्फ एक ही सूरत है कि दोनों चार्जेस के बीच जो दोनों चार्जेस है वो हमारे पास सेम नोयत के, या दोनों पॉजिटिव या दोनों हमारे पास नेगेटिव है। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट केस में हमारे पास बी जो है ये चार्ज है और ए जो है ये हमारे पास न्यूट्रल है। क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें इस बात का पता लग जाता है कि बी ये चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जब इस सी को के नजदीक लाते हैं तो ये हमारे पास एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमारे पास इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ए जो है ये हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल एंड दिस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ए। एमसीक्यूज नंबर थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि ऑब्जेक्ट ए हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम and B has a charge of 6 microcoulomb. Which statement is true about the electric force on the object? दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट ए जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट बी जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है +6 माइक्रोकूलम। तो नीचे दिए गए जो चार स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा ट्रू है? तो देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट ए है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है तो ए बी पर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी एफ
ए बी, एंड बी जो है वो ए पर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी एफ बी ए। दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगी, सेम, क्योंकि ए जितना फोर्स बी पर लगाएगा तो बी एज ए रिएक्शन उतना ही फोर्स ए पर लगाएगा, एंड दोनों की जो डायरेक्शन है एफ ए बी वो इसी डायरेक्शन में है, जबकि बी पर बी जो फोर्स लगा रही है वो इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सो दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, जो कि हमें ये चीज वेरीफाई कर रही है कि जो कूलम्स लॉ है वो हमारे पास एक्चुअली रिजेम्बलेंस है द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट इन दोनों के बीच जो है करेक्ट है, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है कि some charges is being given to a conductor then its potential, कहते हैं हम किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हैं तो इसके पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, सो व्हाट हैपन टू इट्स पोटेंशियल। तो देखिए हमारे पास जो चार्ज होते हैं किसी भी कंडक्टर में वो रिजाइड करते हैं एंटायरली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर जो है सारे के सारे जो चार्जेस है वो आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर रिजाइड कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो हमारे पास जीरो होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सो द रिले अब इसी स्टेटमेंट से दैट E is equal to 0 inside the conductor, इसी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको अब E is equal to 0 है जो E, तो इसी से हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू के पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कैसे होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन है वो हमारे पास कुछ इसी तरह है कि E is equal to माइनस डेल V डिवाइडेड बाय डेल R, जिसको हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। अब इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। अब इस डेल आर को यहां पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बी डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल वी इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय डेल आर इज इक्वल टू जीरो, that is change in potential is equal to 0. It means that potential is a constant, क्योंकि potential में change नहीं आ रहा, so it means the potential is a constant. So throughout the conductor हमारे पास जो potential की value है that will remains a constant, क्योंकि inside हमारे पास electric field की value है 0, और इसी relation से हमने इसको mathematically verify किया, so that is option C is the correct option, that is the potential will remain same throughout the conductor. MCQs number 5 है the unit of electric field intensity is, electric field intensity की unit कौन सी है। So we define the electric potential as E is equal to F divided by Q, दैट इज फोर्स की यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन, चार्ज की यूनिट है हमारे पास कूलम, सो दैट इज न्यूटन पर कूलम एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी हम इसको इसी तरह भी डिफाइन करते हैं, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा वी हमारे पास है पोटेंशियल, इसकी यूनिट हमारे पास है वोल्ट, और डेल्टा आर हमारे पास डिस्टेंस है, इसकी यूनिट है मीटर। So that is volt per meter is also the unit of electric field intensity. तो अब इस यूनिट में और इन न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में हम कौन सा मार्क करें कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। तो देखिए हमारे पास जो बेसिक यूनिट है SI यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास होते हैं द फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये जो है ये हमारे पास एक रिलेशन को जो है डिफाइन कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ किस तरह रिलेटेड है।
सो हम जब भी डी यूनिट को डिफाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सो लिहाजा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हम इसकी यूनिट को डिफाइन करते हैं एंड दिस यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह आया होता कि ऑप्शन ई में अगर या डी में हम ये इस तरह कहते हैं कि बोथ ए एंड बी, तो फिर हम बोथ ए एंड बी को मार्क कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही ओल्ड पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, लेकिन बाय डेफिनेशन हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। एमसीक्यूज नंबर 6 है द upper a proton is about 1840 times heavier than an electron. The when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, its kinetic energy will be। कहते हैं हमारे पास एक जो प्रोटॉन है इसकी मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम जो है वो ज्यादा है। और जब हम इसी प्रोटॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 किलो वोल्ट है इसमें इसको एक्सेलरेट करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन है दैट इज W इज इक्वल टू Q एन टू V। अब यही वर्क जो है जो कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसी प्रोटॉन पर हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन जो है ये एक्सेलरेट होगी। सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द प्रोटॉन एंड इट इज Q एन टू V। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक है हमारे पास चार्ज Q, दूसरा है हमारे पास द पोटेंशियल वैल्यू V। मास पर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर जो काम हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होती है, चार्ज Q यानी प्रोटॉन पर होती है। तो हमारे पास चार्ज Q की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है Q फॉर प्रोटॉन, इसकी वैल्यू हमारे पास प्रोटॉन में है Q एस इक्वल टू इट इज प्लस E एंड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे हमें गिवन है कि ये हमारे पास है 1 किलो वोल्ट। तो एक पोटेंशियल एनर्जी आप जो काइनेटिक एनर्जी आप प्रोटॉन जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां पर वैल्यू इसको पुट करते हैं, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एज इक्वल टू इट इज प्लस E एंड पोटेंशियल की जगह हम लिखेंगे 1 किलो वोल्ट। सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, किलो को आगे ले आते हैं, सो दैट इज 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास होगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरह है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज। हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 20 सेंटीमीटर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सो लेट सपोज ये हमारे पास चार्ज 2 माइक्रोकूलम है और ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो किसी भी पॉइंट पर हम पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज को पुट करते हैं, के की वैल्यू हमारे पास है 9 क्रॉस 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। चार्ज क्यू की वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम, दैट इज 2 क्रॉस 10 के पावर -6 कूलम। डिस्टेंस आर की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट विल बिकम एज 0.20 मीटर।
तो इसी इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इससे आएगा a is equal to 4.5 10 की पावर, that is E is equal to 4.5 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर 11 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि an electric charge q is placed at a distance at a center. An electric charge q is placed at center of a cube of side A. The electric flux on its one side will be। कहते हैं हम एक चार्ज क्यू को, लेट सपोज ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, दैट इज अ क्यूब। लेट सपोज इसको हम इस तरह ड्रा करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, इसकी सेंटर में एक चार्ज क्यू को जो रखा गया है, तो इसी चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या होगी एंड वन प्लेस। इसी क्यूब के हमारे पास टोटल प्लेस जो फेसेस है वो हमारे पास है 6। तो एक फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड करना है। सो वी विल यूज द गॉसेस लॉ, क्योंकि गॉसेस लॉ हम यूज करते हैं फॉर द क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज क्यू की हम मान लेते हैं कि इसी चार्ज पर, इसी साइड पर इसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमने डिटरमिन करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दिस साइड। what will be the electric flux at this side। so coulomb's law हमारे पास से the Gauss's law हमारे पास से the electric flux is equal to the charge enclosed divided by epsilon naught। यहाँ पर जो टोटल enclosed चार्ज है वो हमारे पास है Q, जो कि रखा गया है सेंटर ऑफ द Q पर। जो टोटल फ्लक्स है ऑल द सिक्स साइड पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है that will be q divided by epsilon naught। हम अब हमने फाइंड करना है एक ही साइड पर, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसकी वैल्यू हमारे पास है, that is q divided by epsilon naught। ये 6 जो टोटल फेसेस है उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो एक फेस पर जब हम फाइंड करना है तो इसको 6 से डिवाइड करते हैं। सो दैट विल बी the electric flux at one phase, that will be q divided by 6 epsilon naught। so correct option हमारे पास है ऑप्शन A, that is q divided by 6 epsilon naught। now MCQs नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह है कि the electric flux through the surface of a sphere due to a charge q placed at its center depends upon। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये हमारे पास द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर पर ड्यू टू अ चार्ज क्यू प्लेस एट इट्स सेंटर डिपेंड्स ऑन। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज एक स्फीयर है एंड अ चार्ज क्यू प्लेस एट इट्स सेंटर। यहाँ इसी सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा गया है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए वी विल यूज द गॉसेस लॉ। सो गॉसेस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो चार्ज है इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रही है द टोटल चार्ज एनक्लोज एंड दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द शेप। सो हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट विल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी of the charge inside the sphere and it does not depends on the radius as well as the geometry of the sphere। so correct option हमारे पास है ऑप्शन डी, the quantity of charge inside the sphere।
MCQs नंबर 10 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि a 1 microfarad capacitor of a TV is subjected to 4000 volt potential difference. The energy stored in capacitor is. एक कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोरेज है उसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट इज U इज इक्वल टू 1/2 N2CV²। यहाँ पर C जो है ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैल्यूज हमें गिवन है, C की वैल्यू हमें गिवन है that is 1 microfarad, so that is 1 microfarad, so C that is equal to 1 cross 10 की पावर -6 farad and potential की वैल्यू हमें गिवन है 4000 वोल्ट। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, so the energy stored by the capacitor that will be 1/2। C की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 क्रॉस 10 की पावर -6 एंड V की जो वैल्यू वो हमारे पास है 4000 होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को, इस नंबर्स को जब हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास इससे आंसर आएगा इट इज U इज इक्वल टू 8 जूल, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में, दैट इज A इज इक्वल टू 8 जूल।